हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द डाउट सॉल्विंग पॉलिनॉमियल्स, राइट? बच्चों, पॉलिनॉमियल्स में जस्ट टू सेव टाइम एंड वो इरिटेशन की पूरा मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन डाउन द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना? सबके सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे। तो आप लोग को क्या करना है, बस अपने डाउट्स पूछ लीजिए। आई एक्सप्लेन यू द सॉल्यूशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके जो सॉल्यूशंस की कॉपी है वो आप लोग कोशिश करिएगा साथ में नोट करते रहने की। आपका जो भी डाउट है मेक श्योर कि आप साथ में नोट करते रहें, क्योंकि मैं इसकी कॉपी आपको वैसे नहीं भेज पाऊंगा। इट वोंट बी सेंट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, इसको हम ऐप पे डाल देंगे कि आप ऐप पे सिर्फ व्यू ओनली पे जा पाए, एंड दैट विल बी अपलोडेड ओनली फॉर 2 days। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं, कोशिश करिए। आपको अगर खुद के जेन्युइन डाउट है तो आपको 1-2 स्टेप में समझ में आ जाता है कि हाँ आपने कहाँ पे गलती करी है, और कोई कंसेप्चुअल डाउट होगा तो भी डिस्कशन में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो डाउट से शुरू करते हैं। आप लोग पहले देखिए होमवर्क नंबर 1 का पहला क्वेश्चन तो ये लिखा ही हुआ है। होमवर्क 2 में बच्चों कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, फिर विल डिस्कस द सोल्यूशन एज वेल, एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। होमवर्क नंबर 2 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए या बोल दीजिए तो मैं उसका सोल्यूशन डिस्कस कर दूं। होमवर्क नंबर 2 में, ये तो होमवर्क नंबर 1 हो गया। होमवर्क नंबर 2 में देख लीजिए किसी में डाउट है तो देवर अराउंड 1 2 3 4, देवर 4 प्रॉब्लम्स। तो किसी प्रॉब्लम में डाउट है तो पूछ लीजिए होमवर्क नंबर 2 में। होमवर्क नंबर 1 का भी देख लो, कोई मतलब इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो डिस्कस करें उसको। तो होमवर्क नंबर 1 एंड होमवर्क नंबर 2, इफ यू हैव एनी डाउट टाइप इनटू द चैट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 4, होमवर्क 2 में, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्लास में क्वेश्चन करवाया था आपको, a x⁴ प्लस b x⁴ ऑलमोस्ट द सेम स्टफ। तो आपको दिया हुआ था कि x² - x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि x² - x-1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स मान लीजिए अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 हो गई, अल्फा बीटा की वैल्यू -1 हो गई यूजिंग द बीटास थ्योरम। अब अल्फा और बीटा जो है वो दोनों इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए, क्योंकि आपको x² - x-1 इक्वल टू 0 उसका फैक्टर दिया है। तो हमने अल्फा बीटा को इस वाली इक्वेशन में रख दिया। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद बीटा टू द पावर 4 एंड सेकंड विद अल्फा टू द पावर 4। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बी एलिमिनेट करना है। ठीक है, और बस उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर। मतलब सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्लास में हमने करवाया था। और बच्चों कोई डाउट इसमें होमवर्क नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट किसी और को? प्रोबेबली द गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपने ऑब्जर्व करा हो कि f of k plus f of minus k will be a constant value -10. So third question is a typical objective type format, छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है ना? तो थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन 2 में तरीका वही है जो भी हमने डिस्कस किया था, प्रॉब्लम नंबर 4 वाला मेथड जो हमने राइट साइड पे किया हुआ है। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज मेथड नंबर 2 एंड दिस इज मेथड 1। मेथड 1 में एक्चुअली हम पूरा पॉली मतलब मेथड 1 मेथड 2 दोनों इंटरेस्टिंग है, आप दोनों देख सकते हैं। वैसे हो गया होगा, फिर भी देख लो और कोई डाउट बच्चों इसके अंदर हो तो। अच्छा, फिर होमवर्क नंबर 3 पे आ जाइए। होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3 में देख लीजिए 1 से लेके 5 तक में किसी में डाउट है? होमवर्क 3 1 to 5। होमवर्क नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट हो तो बताइए। जल्दी जल्दी बच्चों, स्पीड तेज रखो, जल्दी जल्दी पूछे खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसा क्लास में किया था कि आपको एफ ऑफ के 1/k वाला हमने क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम। आपको दिया है एफ ऑफ के इज 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आया k इंटू एफ ऑफ के -2 इज 0 फॉर k इक्वल टू 1 2 3 अप टू 2021, है ना। अब आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2020, इसकी डिग्री 2020 दे रखी है, पॉलिनोमियल एफ ऑफ के। तो यदि बच्चों इसकी डिग्री 2020 है और फिर आप इसको एक के से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक के में 2021 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2021 डिग्री का पॉलिनोमियल, इसके 2021 रूट्स हैं। तो वी अज्यूम अ न्यू पॉलिनोमियल gx which is x times fx minus 2 and gx is a polynomial of degree 2021, मतलब 1 plus 2020 क्यों लिखा है, क्योंकि एक k और एक f of k. Now by fundamental theorem on algebra you can write gx as lambda times इसके रूट्स का प्रोडक्ट x minus 1 x minus 2 x minus 3 up to x minus 2021, fx की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दिया अपॉन x। अब चूंकि fx पॉलिनोमियल है तो डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल तब होगा जब न्यूमरेटर से x का फैक्टर बाहर आएगा, है ना। जब न्यूमरेटर से x कॉमन आएगा तभी डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल होगा। तो न्यूमरेटर से x कॉमन तब निकलेगा जब न्यूमरेटर में x एक फैक्टर हो। एंड बाय फैक्टर थ्योरम अगर किसी भी एक्सप्रेशन में x फैक्टर है, पॉलिनोमियल फंक्शन में x इज अ फैक्टर, तो फिर f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसलिए x इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको x माइनस 0 एक फैक्टर चाहिए। क्यों चाहिए फैक्टर, क्योंकि दिस एंटायर एक्सप्रेशन इक्वेशन एक्सप्रेशन नंबर 1 का जो राइट साइड है दिस शुड बी अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब ऊपर से x नीचे वाले x को कैंसिल करे, और ऊपर x तब आएगा जब न्यूमरेटर में x फैक्टर हो, और x फैक्टर होने के लिए x को 0 रखने पे न्यूमरेटर 0 आना चाहिए। तो हमने न्यूमरेटर में x को 0 डाला एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 2/2021 फैक्टोरियल। बस अब एक बार ये आ गया तो आपको f ऑफ 2022 इंटू 2022 चाहिए था। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 2022 डाल दीजिए और लैम्डा की जगह 2/2021 फैक्टोरियल डाल दीजिए। जैसे आप 2022 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2021 इंटू 2020 इंटू 2019 अप टू 1, तो दैट इज अगेन 2021 फैक्टोरियल टाइम्स लैम्डा प्लस 2/2022। हमने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 2022 रख दिया, और एक बार आपने इसको सॉल्व कर दिया तो ये सिंप्लीफाई होकर 4/2022 आ जाएगा। So the value of 2022 times f of 2022 automatically becomes 4. फिर आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बिल्कुल डायरेक्ट है, ये भी क्लास में करवाया था आपको कि आइडेंटिटी के केस में आपको क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक के 3 से ज्यादा रूट्स हुए तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी ना, दिस विल होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है बड़ी सी, इस क्यूबिक इक्वेशन के 4 रूट्स हैं ए बी सी डी। बिल्कुल क्लास जैसे ही क्वेश्चन हमने क्लास में 2 फैक्टर्स वाला किया था, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। So this cubic equation has 4 roots a, b, c, d, and therefore it has to be identity, which means now it will be true for every value of x. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो सब कुछ कैंसिल हुआ के आपको मिल जाएगा वैल्यू 1। और कोई डाउट बच्चों इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 5 तक, होमवर्क नंबर 3 में। फिर होमवर्क नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 कोई डाउट? होमवर्क नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 में यार एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, वो जो आपको ऊपर एफ ऑफ के दिया था फंक्शन में ना, उसको मेक इट पी ऑफ के। ये जो रेड से लिखा है ये करेक्शन कर लेना आप, मेक दिस करेक्शन इंस्टेड ऑफ पी ऑफ के, मतलब इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ के रीड इट एज पी ऑफ के। ठीक है, एक ये करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी फिर क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। अभी जो डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए k प्लस 1 इंटू पी ऑफ के माइनस के। दिस एक्सप्रेशन विल बी 0 फॉर k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n। यहां से मोटिवेशन मुझे मिल जाता है कि हम एक पॉलिनोमियल ले लें जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पी एक्स माइनस एक्स। नाउ जी एक्स विल बी 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n,
एंड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यदि px की डिग्री n है तो x प्लस वन इंटू px की डिग्री n प्लस वन होगी. तो gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्लस वन हुज रूट्स आर 0 1 2 3 अप टू n. तो हमने gx को अज्यूम कर लिया x प्लस वन px माइनस x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा x माइनस अल्फा वन इंटू x माइनस अल्फा टू अप टू x माइनस अल्फा n. तो ये एक्सप्रेशन आ गया x माइनस वन x माइनस टू अप टू x माइनस n. यहां से आपके पास px की वैल्यू आ जाएगी. You'll get the value of px. Once you get the value of px, once you get the value of px, you have to find the value of lambda as well. है ना, आपको lambda की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी. और lambda की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? क्योंकि this particular equation number 1 is a polynomial. This equation 1, let's say this is a polynomial. तो x plus 1 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. पॉलिनोमियल में यू कैन नॉट हैव एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द डिनोमिनेटर. तो ये x plus 1 हटेगा, ऊपर से x plus 1 कैंसिल होगा. अब x plus 1 कैंसिल तब होगा जब ऊपर x plus 1 कॉमन निकले. तो इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर में x plus 1 should be a factor. x plus 1 should be a factor, and if x plus 1 is a factor in numerator, then by factor theorem x को -1 रखने पे न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो x को -1 डाल दीजिए और न्यूमरेटर को 0 कर दीजिए, है ना. तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स. अब जब x को -1 रखोगे तो ध्यान रखना ये -1 इंटू -2 इंटू -3 अप टू माइनस टाइम्स n प्लस वन. टोटल n प्लस वन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, टोटल n प्लस वन ब्रैकेट्स प्रॉब्लम मल्टीप्लीकेशन में जो है मैंने साइन की गलती हो रखी है. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा -1 की पावर n प्लस वन. ये n प्लस वन होगा यहाँ पे. ठीक है, सोच के देखो. -1 इंटू -2 इंटू -3 अप टू माइनस टाइम्स n प्लस वन. तो सब में से माइनस कॉमन निकालोगे तो -1 की पावर n प्लस वन कॉमन आ जाएगा. और यहाँ बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n प्लस वन, दैट इज n प्लस वन फैक्टोरियल. तो आपके पास ये कंडीशन आ गई. फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आपसे p ऑफ n प्लस वन पूछा है. तो p ऑफ n प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर n प्लस वन. बस लैम्डा की वैल्यू रख देना. ये क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, गेट दिस आंसर. और इसमें भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसको और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन बिकम्स n अपॉन n प्लस टू इफ n इज इवन. सोच के देखो, यदि n इवन हुआ तो n प्लस वन ऑड होगा. -1 की पावर ऑड नंबर -1 हो जाएगी और ये n बच जाएगा. और यदि n की वैल्यू ऑड हुई तो -1 टू द पावर n प्लस वन की वैल्यू +1 आ जाएगी. तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस n प्लस वन. तो n प्लस टू अपॉन n प्लस टू दैट इज 1. ठीक है, तो दिस आंसर कैन ऑल्सो बी the problem can be asked in more than one correct format as well. There are two possible answers depending on the values of n कि वो even है odd है. फिर होमवर्क नंबर 5 पे आओ बच्चों जल्दी से. क्वेश्चन नंबर होमवर्क नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए. होमवर्क 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 4. होमवर्क नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 4. कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिएगा. होमवर्क नंबर 5 1 to 4. कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 1, उसने आपसे बोला है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी. तो बच्चों एक ये ट्रिक याद रखिएगा, मतलब आई राइट डाउन हियर दैट व्हेनेवर यू वांट 3 नंबर्स इन एपी, कभी भी अगर आपको 3 नंबर्स एपी में अज्यूम करने हो तो अज्यूम द नंबर्स एज a माइनस डी, a प्लस डी. इसी तरह से कभी अगर आपको 3 नंबर्स जीपी में लेने हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में,
तो assume the numbers as a by r, a, ar. इसी तरह से यदि 4 नंबर्स का भी एपी में assume करने हो तो take them as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 2d, 3d. और यदि 4 नंबर्स जीपी में assume करने हो तो a by r cube, a by r, ar, ar square. In the same way, you can go for 5 numbers in AP. So AR cube. हाँ, AR cube. इसी तरह से बच्चों 5 numbers in AP. A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. And then you can assume 5 numbers in GP as well. है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है ये चीज, तो थोड़ा सा ये स्ट्रैटेजी है, इसको आगे से ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 18, इस इक्वेशन के रूट जो है वो एपी में है। तो आपको रूट्स बताने कौन कौन से होंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रूट्स आर, क्योंकि 3 रूट्स होंगे क्यूबिक के और एपी में बोल रहा है वो तीनों रूट्स को, तो आप रूट्स मान लीजिए a माइनस डी, ए प्लस डी, और अब विटास थ्योरम लगा दीजिए। तो तीनों रूट्स का सम ऑफ रूट सेकेंड वन एट अ टाइम, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 3a इज इक्वल टू 6, 24/4। फिर सम ऑफ रूट सेकेंड टू एट अ टाइम, a इंटू ए माइनस डी प्लस ए इंटू ए प्लस डी प्लस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज 23/4। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, दिस विल बी -9/2। कुल मिला के ए की वैल्यू आपकी ऊपर वाली इक्वेशन से आ गई है। ए की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिएगा या थर्ड में रख दीजिएगा, तो आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ए की वैल्यू यदि 2 रखेंगे तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो विल पुट ये सही करा था मैंने, नहीं ठीक लिखा था बच्चों, 4 सही है, मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 इंटू ए। तो बस अब यहाँ थर्ड वाली इक्वेशन में आप ऊपर से ए की वैल्यू 2 उठा के थर्ड की इक्वेशन में डाल दीजिए। डी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 5/2 और -5/2। आप चाहे ये वाली वैल्यू ले लें चाहे ये वाली वैल्यू ले लें, आंसर सेम आएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपने थर्ड इक्वेशन का यूज करा है तो जो भी वैल्यू आए डी की, वेरीफाई द फाइनल वैल्यूज ऑफ ए एंड डी, final values of A and D in unused equation. Unused equation. That is, in this case, it is equation number 2. क्योंकि आपने भाई फर्स्ट इक्वेशन से ए निकाल लिया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपने डी निकाल लिया, डी की दो वैल्यू आई। ठीक है, अब आप कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू तो एक ही आ रही है 2, डी की कौन सी वैल्यू लेंगे वो डिसीजन लिया जाएगा सेकंड इक्वेशन से। तो डी की वो वाली वैल्यू बच्चों लेना जो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही हो। तो आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज एक वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये रूट्स आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा फिर से, रूट्स आर a माइनस डी, ए प्लस डी। तो दिस इज द catch in the question. Sometimes you get more than one value of d और more than one value of r, तो उस केस में unused equation उन वैल्यूज को डाल के वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कभी रूट्स जीपी में आ जाएं तो फिर से a बाय आर, ए आर मान लीजिएगा, आर की वैल्यू निकल जाएगी एंड एटसेट्रा, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके डाउट बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक? क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई डाउट किसी को? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में आपको दिया हुआ है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, एटी क्यूब प्लस 2ah माइनस टी, 2a माइनस एच इंटू टी माइनस के इक्वल टू 0। इस क्यूबिक के जो 3 रूट्स हैं वो तीनों रूट्स इस 4 डिग्री इक्वेशन के भी हैं। ऊपर वाली क्यूबिक के तीनों रूट्स 4 डिग्री इक्वेशन में कॉमन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि जो ऊपर वाली क्यूबिक आपको दे रखी थी, जो क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज एटी क्यूब
प्लस 2a माइनस h इंटू टी माइनस के इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं इसके रूट्स हैं t1, t2 एंड t3। ये जो 4th डिग्री इक्वेशन दे रखी है आपको, a स्क्वायर t टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स जी ए प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपको दिया हुआ कि तीन रूट्स t1, t2, t3 तो है ही। वी अज्यूम दैट द फोर्थ रूट इज t4। ठीक है, तो अब पहली इक्वेशन में रूट्स का सम टेकन वन एट अ टाइम, वीटास थ्योरम से आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 0। सेकेंड इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम विल गिव यू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल टू 0। अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो t4 की वैल्यू 0 आ जाएगी। t4 0 आने का मतलब हुआ कि जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन, दिस हैज अ रूट 0। x इक्वल टू मतलब t इक्वल टू 0 इसका रूट है, और यदि t इक्वल टू 0 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। t इक्वल टू 0 विल सेटिस्फाई दिस। तो इसमें t इक्वल टू 0 डाल दीजिए। t इक्वल टू 0 डालते ही आपके पास आ जाएगा c इक्वल टू 0। ठीक है, तो दैट प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट। तो t इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से आपको c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब यदि c की वैल्यू आप 0 डाल दें, यदि आप इसमें c की वैल्यू 0 डाल दें इस 4th डिग्री इक्वेशन में, इफ यू पुट c इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन विल सिंप्लीफाई टू t टाइम्स, नीचे लिख देते हैं इसके, यदि इसमें से c को 0 हम डाल देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इसमें से एक रूट तो ये आ गया, t इक्वल टू 0, तो ये रूट आ गया। ये वाली जो क्यूबिक बनी है आपकी, ये जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक के रूट होंगे t1, t2, t3। क्योंकि हमने माना था कि इस 4th डिग्री इक्वेशन के रूट्स हैं t1, t2, t3, t4, यानी t1, t2, t3 एंड 0। तो ये तो रूट आपको t इक्वल टू 0 दे देगा। ये जो बची हुई क्यूबिक है इसके रूट होंगे t1, t2, t3। और ये जो इक्वेशन गिवन थी यहाँ पे, ये पहली जो इक्वेशन गिवन थी ए टी क्यू प्लस 2a माइनस एच इंटू टी माइनस के इक्वल टू 0, इसके भी रूट हैं t1, t2, t3। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, अगर हम इस ब्रैकेट वाली इक्वेशन को बी बोले, तो ए और बी इक्वेशन सेम है, तो मतलब है ना, क्योंकि इन दोनों के रूट्स कॉमन है। t1, t2, t3 यहाँ भी रूट्स है, t1, t2, t3 इसके भी रूट्स हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होनी चाहिए, और अगर इक्वेशंस आइडेंटिकल होती हैं तो उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे कि ये जो पहली इक्वेशन थी ए, और ये जो इक्वेशन थी बी, मतलब सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया शायद, दिस इज इक्वेशन नंबर बी एंड द सेकेंड वन इज इक्वेशन नंबर ए। तो इनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल कर दीजिए, बिकॉज ऊपर वाली इक्वेशन के रूट भी t1, t2, t3 है, इसके भी t1, t2, t3 है, तो कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल करोगे आप तो जी और उन सब की वैल्यूज आराम से मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने क्लास में करा भी था कि एक क्यूबिक में और दूसरी 4th डिग्री इक्वेशन में कुछ रूट्स कॉमन थे। ओके, डाउट बच्चों उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट? चलिए फिर होमवर्क नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कोई डाउट है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। होमवर्क नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट?
फिर होमवर्क नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 to 4. होमवर्क नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 2, आपसे पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लाइज अबव द एक्स एक्सिस। तो ये तो बेटा पहले बताया हुआ है क्लास में आपको, फंक्शन के समय जब क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स पढ़ाए थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर कब होता है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। ये कंडीशंस पे ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर बनते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज दे रखी है आपको, ए पॉजिटिव होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए की वैल्यू 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, तो डी लेस देन 0 कर दो, सिंपल सी इक्वेशन इन इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना, यू गेट द आंसर। क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स एक बार रिवाइज कर लो जो हम लोगों ने उसमें सीखे थे फंक्शंस में। ओके डाउट बच्चों उसके अंदर होमवर्क नंबर 7 तक? तो ठीक है, आई विल अपलोड द सॉल्यूशंस एज वेल ऑन द ऐप फॉर 2 days, मतलब क्लास के बाद शायद दिख जाएगा आपको वो। और चैप्टर को अच्छे से कर लेना, पॉलिनोमियल्स। हाँ, एक बार के लिए तो बेटा चैप्टर खत्म हो गया, मतलब इसमें अब जो चीजें हैं वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, छोटा मोटा कुछ बच गया होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ कवर होगा। मतलब एक्चुअली दोस कांसेप्ट्स आर मोर यूज्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंस्टेड ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दिस चैप्टर इज डन, मतलब फ्रॉम माय साइड इट इज डन। जब आप अगर मॉड्यूल वगैरह कर रहे होंगे फंक्शंस के तो उसमें आपको पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो बेस हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है, इतने डिटेल में अभी आईटी में तो इतना टफ नहीं पूछते, लेकिन चलो ठीक है, अब जब चैप्टर कर रहे हो तो अच्छे से ही करो उसको। तो चलो गाइस, फिर लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा नया चैप्टर हो गया अब। तो सबसे पहली चीज आपको इस चैप्टर में क्या करना होता है कि जैसा ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर्स में ये प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, और फॉर्मूलाज इतनी जल्दी याद होते नहीं है। तो उनको याद करने का जो नेचुरल तरीका होता है वो होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग खूब करिए, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एडवांटेज ये कि बहुत सारी चीजें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने ऑलरेडी फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल नया टाइप का आपको नहीं दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली दिस चैप्टर हैज लॉट्स ऑफ न्यू कंसेप्ट जो हमने पहले नहीं सीखे हैं। ठीक है, तो उन कंसेप्ट हम लोग ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। आज की क्लास जो है इट इज मोर ऑफ अ इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। तो सबसे पहली चीज आपको जो याद होनी चाहिए वो है यू हैव टू लर्न द ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, यू हैव टू लर्न दीस ग्राफ्स। ध्यान रखिए, इस चैप्टर में अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स, उनकी डोमेन और रेंज नहीं आती हैं, तो फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर लर्निंग द ग्राफ्स, डोमेन, रेंज ऑफ ऑल द फंक्शंस। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दी, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया आपका पहला ग्राफ, डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 से π/2। सेकेंड ग्राफ आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, जो कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैं साथ में बच्चों इनका डेरिवेटिव भी लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1/√1 - x², है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंड ग्राफ है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स आप देख सकते हो डिक्रीजिंग ग्राफ है, रेंज 0 to π, डोमेन -1 to 1। ऑलरेडी जानते हो इसमें कोई ऐसा, there's nothing special in this. The derivative of cos inverse x is -1/√1 - x²। मतलब cos इनवर्स x और sin इनवर्स के डेरिवेटिव्स एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तीसरा आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x, एंड यू कैन वेरी वेल सी दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, range -π/2 से π/2, open interval, domain is R, and the derivative of this function is 1/1 + x²।
फोर्थ ग्राफ है आपका सेक इनवर्स एक्स, डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, रेंज 0 से π/2 ओपन, π/2 पे ओपन, फिर π/2 से पाई, है ना, π/2 पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ये रेंज का पार्ट नहीं है π/2, या फिर आप लिख लीजिए 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2, and the value of the derivative of sec inverse x is 1 upon mod x into root x square minus 1. फोर्थ ग्राफ आपका आता है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग है, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, y इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, और इसका डेरिवेटिव आता है d by dx ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1 by mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, मतलब सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं, negatives of each other. Finally, you have the graph of cot inverse x on the screen. ये वाला, this is a decreasing graph, range 0 to pi open, domain -infinity to infinity, and its derivative is -1 upon 1 plus x square. ठीक है, तो ये बच्चों हमको ग्राफ्स डोमेन रेंज याद होने चाहिए। ध्यान रखिएगा जितने फंक्शंस सी से शुरू होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस इनवर्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सी से शुरू होने वाले फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं, इनके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव साइन लगा होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स में आप देख रहे हो माइनस साइन लगा है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आपका कोसेक इनवर्स डिक्रीजिंग ग्राफ, -1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो इसमें तीन फंक्शन जो होते हैं आपके, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों फंक्शंस इंक्रीजिंग होते हैं, जबकि cos इनवर्स एक्स, सी से शुरू होने वाले तीनों, cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, cosec inverse x, all these three functions are decreasing functions. ये तीनों डिक्रीजिंग है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। डेरिवेटिव्स याद होंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमको आराम से याद हो जाएगा। तो पहला चीज तो बच्चों आपको ये ग्राफ्स याद होने चाहिए, इनको रट्टा लगा हुआ वो होना चाहिए, पहले से याद है तो इसमें ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेट्स टेक सम प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, अब थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, y इज यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस लिखे, उनकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में you have to assume that the square brackets denotes greatest integer function, curly brackets denote fractional part, ये assume करके हम चल रहे हैं। तो let's start with the first part. y is equal to cos inverse greatest integer x। ठीक है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, डोमेन कंडीशन विल बी cos इनवर्स का इनपुट -1 से 1 होना चाहिए। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 के बराबर हो या उससे बड़ी हो, तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो, तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 कब तक जा सकती है, 1.1 1.2, ध्यान रखिएगा सब पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगी। तो ये तो 1.9999 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा 1 आती रहेगी। सो दिस विल बी -1 to 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये फंक्शन की डोमेन हो गई। इसके अलावा अब अगर आप रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो रेंज में देखिए कि इनपुट ऑफ कॉस इनवर्स भी, इनपुट ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्योंकि कॉस इनवर्स के इनपुट में एक इंटीजर जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मतलब आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन वुड बी इनपुट ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स के इनपुट में इंटीजर जाना है। और ये इंटीजर क्या हो सकता है, यदि एक्स की वैल्यू -1 से 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू कैन बी -1 0 एंड +1। अब ये बगल में कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाए, आप बस चेक कर लो कि भाई -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, तो -1 पे हमें दिख रहा है वैल्यू आएगी पाई। सो देयरफॉर द रेंज इज पाई -1 पे, फिर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, π/2।
फिर जब इनपुट में 1 जाएगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा 0। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एंड दिस इज द डोमेन। क्वेश्चन सिंपल है, मतलब जो फंक्शंस में आप लोगों ने ऑलरेडी से टफ क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो दिस शुड नॉट बी अ बिग डील। सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, ये वार्म अप के लिए है ना, एक बार थोड़ा सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद सम वार्म अप। y is equal to sin inverse e to the power x। डोमेन ऑफ द फंक्शन e to the power x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। अब अगर आप e to the power x greater than equal to -1 and e to the power x less than equal to 1, दिस इज अ डबल इनइक्वालिटी, तो इसको आप दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, e to the power x greater than equal to -1 and e to the power x less than equal to 1। दिस inequality has the solution x belongs to r, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 0 पे e टू द पावर x की वैल्यू 1 होती, तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0। दिस इज योर डोमेन, आपको दोनों में कॉमन वैल्यू लेनी थी, सो दिस विल बी योर डोमेन। अच्छा, अब चलते हैं रेंज के ऊपर। ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, राइट साइड पे दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हम ग्राफिकल कोरिलेशन यूज करेंगे। साइन इनवर्स के इनपुट में जो वैल्यू जाएगी, हम अगर हम थोड़ी देर के लिए e टू द पावर x को t मान लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा t की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0 टू इन्फिनिटी। तो आपको जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स t फॉर t बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। और यदि आप इनपुट 0 से इन्फिनिटी रखेंगे तो आप देखिए साइन एक्स का कौन से वाला पोर्शन यूज होगा 0 से इन्फिनिटी में, यहां पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, और यहां से लेके ऊपर वाला ग्राफ इतना पोर्शन यूज हो पाएगा, है ना, जो मैंने डार्क कर दिया है। तो क्लियरली द रेंज ऑफ द फंक्शन इज जीरो टू पाई बाई 2। थर्ड पार्ट पे चलो। थर्ड तो पार्ट एक था बार हाँ, टी की वैल्यू बताना, 0 से इंफिनिटी कैसे चाहिए, रिपीट करो। कौन सी वाली, ये टी वाली, की, हाँ, ये तो टी होता ही ना की वैल्यू 0 से e की टी वैल्यू, बिलोंग्स, हाँ यस सर, ये बताओ। ये वाला ना। तो ये तो बेटा देख e टू द पावर x का ग्राफ याद है हमको, ये ग्राफ होता है e टू द पावर x का। यस सर। तो e टू द पावर x का आउटपुट कहां से कहां तक आएगा यस सर, हाँ। 0 से इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको t मान रहे हो तो t की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी। तो अब फंक्शन बन रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स t। साइन इनवर्स t में t की वैल्यू पॉजिटिव है 0 से इन्फिनिटी, तो साइन इनवर्स x में इनपुट 0 से इन्फिनिटी वाला देख लो, यही आंसर हो जाएगा। यस सर, हाँ। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे बच्चों चलते हैं। थर्ड पार्ट है कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। So therefore the conditions for the domain will be कि -1 से लेके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 तक होनी चाहिए। अब मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट तो वैसे ही 0 से 1 तक होता है बेचारा, ये तो ऑलरेडी 0 से 1 ही है, तो therefore this is true for all values of x। तो डोमेन तो r हो गई। अब आप क्या करोगे, फिर से वही कोरिलेशन या ग्राफिकल कोरिलेशन, फ्रैक्शनल पार्ट को t मान लीजिए, तो therefore the value of t becomes 0 to 1। और अब ये फंक्शन बन गया y is equal to cos इनवर्स t, जहां पे आप t की वैल्यू 0 से लेके 1 तक रखेंगे, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। तो इसका मतलब t की वैल्यू जाएगी, यहां से शुरू होगी t इक्वल टू 0 सॉलिड सर्कल से लेके 1 तक, यहां होलो सर्कल आ जाएगा। देखो t की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आप लेके जाओगे, इनपुट 0 से 1, तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन काम आएगा, एंड देयरफॉर द रेंज फ्रॉम दिस पोर्शन बिकम्स 0 टू पाई बाई 2। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में बच्चों आपसे पूछा है कि
y is equal to cot inverse signum x. y is equal to cot inverse signum x. Cot inverse में आप इनपुट में कुछ भी रख सकते हैं. Domain of cot inverse is R. So therefore the condition for this will be कि signum x can be any real number. Now signum x can hardly be plus minus 1 or 0. तो signum x real number हमेशा ही होगा. This is true for all values of x. तो आपकी डोमेन ये हो गई R. x को कुछ भी रख लीजिए, सिग्नम x की वैल्यू +1 -1 या 0 ही आएगी. ठीक है, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स +1 कॉट इनवर्स -1 या कॉट इनवर्स 0, मतलब इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. अब फिर से वही कोरिलेशन यूज करते हैं. थोड़ी देर के लिए सिग्नम x को t डाल देते हैं. Therefore the value of t becomes -1 0 and +1. यही तीन वैल्यूज आ सकती हैं सिग्नम की. अब फंक्शन आपका बन गया y is equal to cot inverse of t where t belongs to the set -1 0 +1. अब बच्चों डोमेन में मैंने बताया था अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो रेंज बहुत आराम से कैलकुलेट हो सकती है. आप एक एक वैल्यू उसमें डालते जाइए और रेंज कैलकुलेट करते जाइए. तो देयरफॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन बिकम्स, आप पहले t की जगह -1 डाल दो तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स -1 फिर कॉट इनवर्स 0 कॉट इनवर्स 1. ये इसकी रेंज आ गई. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा आपको ऑफ कोर्स. तो कॉट इनवर्स -1. अब बच्चों कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू देखो कैसे निकलती है. थिंक अबाउट द लॉजिक केयरफुली. 0 से पाई कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई. तो 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉट लेने पे -1 मिलेगा? 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉट लेने पे आपको -1 मिलेगा? तो आंसर इज 3π/4. -π/4 मत कर दीजिएगा. कॉट इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए. आप हर एंगल 0 से पाई के बीच में सोचिए. 0 से पाई के बीच में कौन से एंगल का कॉट लेने पे 0 मिलेगा? आंसर इज π/2. 0 से पाई ओपन इंटरवल में कौन से एंगल का कॉट लेने पे 1 मिलेगा? π/4. तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. द आंसर विल बी इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है. तो ये बच्चे बिल्कुल सिंपल सा पहला एग्जांपल था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. प्रॉब्लम नंबर 2. You to find the domain of the function f(x) equal to sine inverse of greatest integer x upon fractional part of x. ठीक है, तो y is equal to now by domain conditions sine inverse का जो इनपुट होगा this should be greater than equal to -1 and this input should be less than equal to 1 and the denominator should not be equal to 0. है ना. ये तीन कंडीशंस होती है डोमेन के हिसाब से. और ध्यान रखिएगा फ्रैक्शनल x जो होता है ये नॉन नेगेटिव है. फ्रैक्शनल x कैन नॉट बी नेगेटिव. इसका आउटपुट होता है 0 से 1. पॉजिटिव नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो इनइक्वालिटी को. सो देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट इनइक्वालिटी यू गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x is greater than equal to माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. आप कर सकते हो मल्टीप्लाई क्योंकि फ्रैक्शनल x इज अ नॉन नेगेटिव नंबर व्हिच गिव्स यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x. लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x होता है. तो दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो रेंज यहाँ पे x की वैल्यूज आ गई 0 से इंफिनिटी. अब सेकंड वाले पे चलते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर x should be less than equal to fractional part of x. ठीक है. अब बच्चों ध्यान रखिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इस इंटरवल से हमेशा छोटी होनी चाहिए. तो देखो सोच के देखो लॉजिकली दिस इंप्लाइज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x should be smaller than 0.
है ना, ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स में चाहता हूँ हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट से छोटा हो, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंजीनियर की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। अब सोचिए देखो, ग्रेटेस्ट इंजीनियर की वैल्यू 0 से छोटी कब होगी? इनफैक्ट 0 से छोटी भी क्यों, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि दिस शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब हो सकता है ना कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में आ जाए, क्योंकि इक्वल टू भी तो है बीच में इक्वल टू भी है ना, तो ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स की वैल्यू फ्रैक्शनल एक्स से बराबर भी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स की वैल्यू दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, नॉट लेस देन, दिस शुड लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि बीच में इक्वल टू भी है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है, मैं चाहता हूँ ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स की वैल्यू फ्रैक्शनल एक्स से छोटी हो या बराबर हो, तो ये तो तभी हो सकता है जब ग्रेटेस्ट इंजीनियर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंजीनियर की नेक्स्ट वैल्यू तो 1 होगी, 1 तो डेफिनेटली इससे बड़ी है, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, तो यू गेट दिस वैल्यू। थर्ड केस आपसे कह रहा है कि फ्रैक्शनल एक्स शुड बी नॉन जीरो। फ्रैक्शनल एक्स जीरो कब होता है? इंटीजर पे, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकती। अब अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, कॉमन देखेंगे तीनों में से, तो आपका आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल्स। ध्यान रखिएगा, वैसे तो 0 से 1 क्लोज आता है, लेकिन x इंटीजर नहीं हो सकता थर्ड इक्वेशन से, तो इसलिए दिस इज योर आंसर एंड दैट इंप्लाइज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन प्रीडोमिनेंटली जो है वो फ्रैक्शनल एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। साइन इनवर्स का बहुत कम इस्तेमाल करा है क्वेश्चन में हमने, सिवाय डोमेन कंडीशंस लिखने के, देयर वाज नो अदर एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, which implies fractional part of x tan inverse 1। tan inverse 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4, तो यहां से हमें पता चला कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पाई बाय 4 के बराबर होनी चाहिए, और x जो है वो 0 से 2 पाई तक है। तो हम एक काम करते हैं, विड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 0 से 2 पाई तक इसका ग्राफ बना लीजिए। तो ये 0 हो गई, 1 2 3 4, 2 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 6.28, 5 6, करीब करीब यहां तक बनेगा ना, दिस विल बी 2 पाई अप्रोक्सीमेटली। और ध्यान रखिएगा 2 पाई पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.28 विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.28, जबकि पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.78। तो ये तो बच्चों हमारे पास ग्राफ बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल एक्स बना दिया फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पाई बाय 4 विच विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये लाइन, दोनों ग्राफ जो हैं कितनी जगह इंटरसेक्ट करे, 1 2 3 4 5 6, तो therefore the graphs are intersecting at 6 points and therefore there are 6 solutions, which implies option number B। फिर से मेन कंसेप्ट जो था वो आपका सॉल्विंग द इक्वेशंस ग्राफिकली वाले उसके ऊपर था, इसका बहुत कम यूज है tan इनवर्स का, सिर्फ tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमने इस्तेमाल करी है यहाँ पे।
चलिए एक और देखिए, यू टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखो ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्पोजिशन है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ log to the base 4/5 of 5x square minus 8x plus 4। ठीक है, जनरली कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस में अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो यू शुड स्टार्ट विद द इनर मोस्ट फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन से बाहर की तरफ चलना शुरू करिए। सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फंक्शन को, gx इज इक्वल टू 5x square minus 8x plus 4। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, g डैश x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10x minus 8। इसको इक्वल टू 0 डाल दीजिए, हम इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, डोमेन है इसकी r, तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बच्चों इसको 0 करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। मुझे पता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे होती है या क्रिटिकल पॉइंट्स पे होती है। तो अब देखते हैं g ऑफ 4/5 कितना आएगा। एंड दिस विल सिंप्लीफाई टू 4/5, जबकि g infinity will approach infinity. So therefore the range of gx becomes 4/5 टू infinity, है ना, ये gx की रेंज आ गई। इस वाले अंदर वाले फंक्शन में से आपने एक पार्ट तो हैंडल कर लिया। अब आपको लॉग, इसका लॉग लेना है। ध्यान रखिएगा लॉग का बेस 4/5 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा बेस है इसका। हम लॉग का ग्राफ बना रहे हैं जिसमें बेस 1 से छोटा होता है। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉग विद बेस स्मॉलर देन 1। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। आपको बच्चों लॉग का जो इनपुट है, इनपुट ऑफ लॉग विल बी आउटपुट ऑफ gx। gx का आउटपुट है 4/5 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब आपको इस ग्राफ में जो सबसे छोटी वैल्यू डाल सकते हो वो है 4/5। ये सबसे छोटी वैल्यू है और आपको 4/5 से लेके इंफिनिटी तक की वैल्यूज डालनी है। जब आप ये वैल्यूज डालेंगे तो लॉग का आउटपुट देखो क्या आएगा। लॉग 4/5 टू द बेस 4/5 इज 1। और लॉग का जो ग्राफ आपके लिए रेलेवेंट होगा उसको मैं थोड़ा ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज द ग्राफ दैट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, क्योंकि लॉग का इनपुट 4/5 से इंफिनिटी जा रहा है। तो आपको ये वाला पोर्शन लॉग का काम आएगा। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पोर्शन? माइनस इन्फिनिटी टू 1। सो देयरफॉर अब हमें ये भी पता चल गया कि log 4/5 बेस 4/5 5x square minus 8x plus 4, this will belong to the interval 4/5, sorry 1 to infinity, this will belong to 1 to infinity। ठीक है, ब्लू वाले पोर्शन की जो रेंज होगी वो इसकी रेंज होगी 1 टू है ना, नहीं सॉरी यार, माइनस इन्फिनिटी टू 1, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, तो ये बच्चा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 हो गई इसकी रेंज ब्लू वाले पोर्शन की। तो इसका रेंज आपको पता चल गया पूरा, लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब ये जो लॉग है ये कॉट इनवर्स का इनपुट है ना, ये जो लॉग वाली चीज है कॉट इनवर्स का इनपुट है। कॉट इनवर्स के इनपुट में आप वैल्यूज कहां से कहां तक डाल सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। अगर हम देखें तो दिस इज 1, तो आप कॉट इनवर्स के अंदर यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज डाल सकते हैं। अच्छा, 1 पे कॉट इनवर्स की वैल्यू आएगी पाई/1। कॉट इनवर्स की वैल्यू 1 कब आएगी? सॉरी कॉट 1 पे। ठीक है, नहीं सॉरी पाई/4 ही आएगा ना, कॉट इनवर्स 1 x इक्वल टू 1 पे दिस विल बी पाई/4, सॉरी। तो ये बच्चों वैल्यू हो गई पाई/4। पाई/4 पे कॉट इनवर्स की वैल्यू 1 आती है। आपको जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। माइनस इन्फिनिटी से 1 में कॉट इनवर्स का कौन सा ग्राफ काम आएगा? हमारे ये वाला पोर्शन।
ये पोर्शन काम आएगा आपके. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पोर्शन? पाई बाय 4 टू पाई. सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर बिकम्स range of fx is pi by 4 to pi. This is the correct answer. ठीक है. Again, a very good example based on the compositions. अंदर वाले फंक्शन से शुरू करिए, उसकी रेंज निकालिए. वही जैसा हम कर रहे थे अभी ग्राफिकल कोरिलेशन. इसको t मान लिया, आपने निकाला t की वैल्यू 4/5 से इंफिनिटी है. अब आपके पास बन गया log t टू द बेस 4/5. तो हमने log t का ग्राफ बनाया बेस 4/5 पे. इनपुट है 4/5 से इंफिनिटी, तो ये वाला पोर्शन रेलिवेंट हुआ. तो इस पोर्शन की रेंज आ गई माइनस इंफिनिटी से 1. अब ये बन जाएगा cot इनवर्स t where t is from minus infinity to 1. तो हमने देखा ये वाला पोर्शन रेलिवेंट हो गया एंड यू गेट द आंसर. तो बच्चों अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस. कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए इसके अंदर. फिर विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. आराम से देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. सर cot इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे आएगी बताना. अबे cot इनवर्स 1 मतलब क्या हुआ? कौन से एंगल का cot लेने पे तुम्हें 1 मिलेगा? कौन से एंगल का cot लेने पे 1 मिलेगा? तो आंसर इज पाई बाय 4. भाई cot Yes, पाई बाय 4 इज आ 1. गया. ठीक. और कोई डाउट बच्चों उसके अंदर देख लो. समझ में आ गया हो तो टाइप यस. चैप्टर इज ऑन द इजियर साइड, लेकिन इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी. तो इसमें जो ट्यूटोरियल शीट्स हैं इसमें वो गलती मत करिएगा जो आपने फंक्शंस में करी थी. ऑल तो देखो फंक्शंस का तो आपको हर जगह जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा. मैंने शुरुआत में बताया था कैलकुलस में हर जगह फंक्शंस आएगा. तो फिर भी कोशिश ये करना है कि ट्यूटोरियल शीट्स वगैरह हम टाइमली कंप्लीट करते चलें. चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे चलते हैं. अब बच्चों दिस वाज एग्जांपल नंबर 4 है ना. तो ठीक है, एग्जांपल नंबर 5. द क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos. फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं. cos of 2 tan inverse 2 plus sin of 2 tan inverse 3. आपको प्रूव करना है, मतलब शो दैट है ये एक्चुअली. शो दैट. नहीं चलो फाइंड द वैल्यू कर दो यार, एक ही पार्ट में शो दैट है, बाकी में तो. तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू बतानी है. बहुत ध्यान से समझना टेक्निक क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करना है. आई अज्यूम दैट लेट tan inverse 2 is equal to alpha. So therefore tan alpha is 2 है ना. आपने क्या करा, tan inverse 2 को अल्फा माना, तो ये tan अल्फा की वैल्यू 2 आ गई. अगर tan अल्फा 2 है तो आई कैन राइट cos 2 अल्फा एज ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है. cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और tan अल्फा की वैल्यू आपको 2 दे रखी है. तो ये जो पहला एक्सप्रेशन था दिस बिकम्स cos ऑफ 2 अल्फा. ये वैल्यूज बच्चों प्लग इन कर दो. 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 माइनस 3/5. तो ये जो पहला टर्म है ये माइनस 3/5 बन जाएगा. इसी तरह से वी ऑल्सो अज्यूम दैट लेट tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू बीटा. therefore tan बीटा की वैल्यू 3 हो गई. और आपको चाहिए cos 2 बीटा है ना. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी cos 2 बीटा. cos 2 बीटा फिर से ये फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा. सर sin 2 बीटा होगी. किसकी? अच्छा सॉरी, sin 2 बीटा हो गई है. दिस विल बी sin 2 बीटा. तो बच्चों sin
2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। tan बीटा आपको पता है 3, तो 6 अपॉन this will be 10, that is 3/5. So therefore the value of this expression becomes minus 3/5 plus 3/5, which is 0. The answer of the first part becomes 0. Let's look at the second part now. बस सब में यही करना है आपको ना। सेकेंड पार्ट में बच्चों आपको दिया है साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, ये गिवन है आपको। सो अगेन वी अज्यूम दैट, let's change the color of the ink. Let sin inverse 3/5 is equal to alpha. Therefore, alpha will be, sin alpha will be 3/5. इसी तरह से cos इनवर्स 3/5 को बीटा मान लीजिए। cos inverse 3/5 को बीटा मान लीजिए। So therefore, the value of cos beta becomes 3/5। ठीक है, और ये जो बच्चों एक्सप्रेशन था आपका, ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा को आप लिख सकते हो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा ना, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगा दी। अब वैल्यू डाल दो। साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है 3/5, कॉस बीटा भी पता है हमें 3/5 माइनस कॉस अल्फा। अच्छा बच्चों, यदि साइन अल्फा 3/5 है, if sin alpha is 3/5, what is the value of cos alpha? 4/5. Sin beta, if cos beta is 3/5, the value of sin beta is also 4/5, and therefore you get 9 minus 16, so you get minus 7/25, which is the answer. ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में आपसे पूछा tan ऑफ हाफ cos इनवर्स √5/3, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वी अज्यूम दैट लेट cos inverse √5/3 equal to alpha, cos alpha √5/3। तो बच्चों अब हमको वैल्यू बताना है tan alpha/2 की। यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। cos अल्फा पता है, tan alpha/2 चाहिए। सोच के देखिए क्या कोई फॉर्मूला है जो cos अल्फा और tan alpha/2 को कनेक्ट करता हो। अभी हमने ऊपर देखा था कि cos अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर alpha/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर alpha/2। और इसी से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो आपको tan alpha/2 की वैल्यू भी आ जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस अल्फा पता है आपको, वैल्यू डाल दो। रूट ऑफ 1 माइनस √5/3 1 प्लस √5/3। नाउ दिस विल बी सेम एज रूट ऑफ, और यहाँ बच्चों थोड़ी सी होशियारी कर सकते हैं हम लोग। हम इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर। इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
और अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखो रूट के अंदर ये बन जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √5 + 1 का होल स्क्वायर। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। √5 - 1 होल स्क्वायर अपॉन √5 + 1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओवरऑल √5 - 1 अपॉन √5 + 1। चाहे तो इसको रैशनलाइज कर लीजिए, चाहे तो छोड़ दीजिए, डिपेंड करता है ऑप्शन आपको कैसे दिए। तो हम इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, नहीं तो हो सकता है आपको रैशनलाइज करना पड़े, मोस्ट वाली करना ही होगा क्योंकि एग्जाम्स में आंसर रैशनलाइज फॉर्म में ही देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पार्ट। स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट एक जैसी है सब में। क्या चीज चाहिए उस पर ध्यान रखिए, और क्या गिवन है इसको लिख लीजिए। आपको cos अल्फा गिवन था, tan अल्फा बाई 2 चाहिए था। अब जो गिवन है और जो चाहिए उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला कनेक्ट करो और वैल्यूज प्लग इन कर दो। ठीक है, चलो एक और देखो। वी मूव टू द डी पार्ट। द एक्सप्रेशन इज साइन tan इनवर्स cos cot इनवर्स -1/√3। ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टमेटिकली चलते हैं बच्चों, एक एक करके वैल्यू उठाते हैं। लेट्स पिक द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। पहले इसको देखते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे सोचना है। कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो आप सोच के देखो कि 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉट लेने पर, 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉट लेने पे -1/√3 मिलेगा। तो योर आंसर विल बी पाई माइनस π/3, है ना, यानी कि 2π/3। 2π/3 का आप कॉट इनवर्स लेंगे, कॉट लेंगे तो -1/√3 वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों हमको इस पार्ट की वैल्यू पता चल गई 2π/3। तो अब एक्सप्रेशन बन गया आपका साइन ऑफ tan इनवर्स cos 2π/3। cos 2π/3 की वैल्यू होती है -½ है ना। cos 2π/3 की वैल्यू होती है -½ तो अब एक्सप्रेशन बना साइन ऑफ tan इनवर्स -½ और अब ये प्रॉब्लम है कि tan इनवर्स -½ तो हमें नहीं पता किस एंगल का tan होता है। तो अब फिर से वही पुरानी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। लेट tan इनवर्स -½ इक्वल टू अल्फा। देयरफॉर tan अल्फा इज -1/2। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, चूंकि आपने tan इनवर्स को अल्फा माना है तो अल्फा की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। और सिंस tan अल्फा नेगेटिव आ रहा है तो दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि अल्फा जो होगा वो -π/2 से 0 के बीच में ही होगा। ये कंफर्म हो गई बात यहाँ पे, क्योंकि आपको tan अल्फा की वैल्यू -½ मिल रही है, नेगेटिव आ रहा है। tan अल्फा नेगेटिव आ रहा है और अल्फा मुझे पता है tan इनवर्स का आउटपुट है। तो -π/2 से π/2 तो होगा ही, और नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब अल्फा -π/2 से 0 के बीच में ही कंफर्म हो गई बात। ठीक है, अच्छा इस पर डिब्बा नहीं लगाते, डिब्बा तो आंसर दिखा देगा आपको। लेट्स मूव दिस। देन आपको ये गिवन है, चाहिए क्या, यू टू फाइंड साइन अल्फा। साइन अल्फा चाहिए, tan अल्फा की वैल्यू -½ गिवन है, और अल्फा दिया हुआ है -π/2 से 0 है। अल्फा -π/2 से 0 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो अब सोचिए देखो कैसे करें। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल हो गया अल्फा। tan अल्फा का मैग्नीट्यूड दिया है 1/2। तो बच्चों ये साइड आ जाएगी आपकी √5। ठीक है, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बिकम्स -1/√5। नाउ ऑब्जर्व दिस माइनस साइन केयरफुली, ये नहीं करा तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू -π/2 से 0 है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अल्फा नेगेटिव आना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो आपको इस ट्राइंगल से मिल जाएगा, साइन का ध्यान रखना है माइनस में। दिस इज योर आंसर, -1/√5। ठीक है, चलिए अब ई पार्ट पे चलते हैं।
साइन ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस कॉस tan इनवर्स 2, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देख के ही पता चल रहा है कि सीधी बात है, आप tan अल्फा को और tan इनवर्स 2 को अल्फा मान लीजिए। So that would imply that alpha is, or sorry, tan alpha is 2. और बच्चों ध्यान रखना, ये चीज हमेशा मार्क कर लिया करो कि अगर tan अल्फा 2 है, तो चूंकि आपने एक तो इसको tan इनवर्स में माना है, तो ये तो कंफर्म है कि अल्फा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगी, और tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा जो होगा वो आपका 0 से π/2 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे जो माइनस साइन लगा था इसी वजह से लगा था। तो यहाँ ये कंफर्म हो गया कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए। tan अल्फा आपको पता है 2, और ये भी पता है अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लेट्स ड्रॉ राइट ट्रायंगल अगेन। tan अल्फा की वैल्यू 2, ये साइड हो गई √5, और सिंस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा बिकम्स +2/√5। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होगा, एंड दैट सिंप्लीफाइज टू 3/√5। और मतलब मोर और लेस आपको आइडिया लग रहा होगा किस तरह से एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहिए हमको। एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, फिर मूव टू द एफ पार्ट, है ना। इसको बच्चों मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। एफ पार्ट में आपसे कहा गया है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो फिर वही करो कि भाई tan इनवर्स 1/5 को अल्फा डाल दो, तो वैल्यू ऑफ tan अल्फा बिकम्स 1/5। तो ध्यान रखना कि अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, क्योंकि tan अल्फा पॉजिटिव आ रहा है, तो दिस ऑल्सो मीन्स कि अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2। अगर जरूरत पड़ी तो, हो सकता है जरूरत ना पड़ती हो कई बार, लेकिन पड़ जाती है, इसलिए हमेशा क्वाड्रेंट चेक कर लिया करिए शुरुआत में ही, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बच्चों हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए, वी वांट दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज tan ऑफ 2 अल्फा माइनस π/4। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, पहले tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको tan 2 अल्फा माइनस 1/1 प्लस tan 2 अल्फा, लेकिन मुझे तो tan अल्फा पता है, तो अब tan 2 अल्फा को tan अल्फा में बदलो। कैसे बदलोगे, यूज दी आइडेंटिटी, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, प्लस मत कर देना, वो साइन 2 अल्फा में होता है बीच में प्लस, -1 अपॉन 1 प्लस 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दिस विल बी सेम एज, अब वैल्यूज बच्चों प्लग इन कर दो। अल्फा की tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है 1/5, तो ऊपर आ जाएगा 2/5,
+1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस 24/25, 5 ऊपर गया तो आपके पास बच गया 10/24। 10/24 को लिख सकते हैं 5/12। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन शायद सिंप्लीफाई होकर 5/12 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन ट्यूटोरियल शीट में भी होगा, तो एक बार और चेक कर लेना आंसर्स वगैरह जो भी, लेकिन मेन चीज आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। यदि स्टैंडर्ड एंगल हो तो आप सीधे इनवर्स के बारे में सोचते रहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। आप सोचिए कि यार 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉस लेने पे 1/√2 आता है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2, तो साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2। आप सोच के देखो कि भैया कौन से एंगल का -π/2 से π/2 में कौन से एंगल का साइन लेने पे -√3/2 मिलेगा। तो आंसर विल बी -π/3। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज है, उस रेंज में कौन से एंगल का साइन कॉस टेन एक्सेट्रा आपको वैल्यू देता है, वो आपको ढूंढना होगा, ठीक है। प्लस थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज जो यूज हो रहे थे, कॉमनली यूज होते, वो मैंने यहाँ पे यूज करवा दी एग्जाम्पल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों। यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स। एक इनइक्वालिटी दी है लॉग, पहले इनइक्वालिटी लिख लेते हैं, लॉग है ना। यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो देखो इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसा लिख सकते हो, और मैंने आपको डोमेन के समय लिखवा रखा है, बता भी रखा है कि यदि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बेस लॉग का 1 से बड़ा हो तो आप लॉग सीधे हटा सकते हैं। तो यू कैन राइट दिस एज tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 2, है ना। tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे जो नॉन सीरियस बच्चा होगा, जिसकी नॉलेज कम होगी, वो बच्चा यहाँ क्या गलती कर जाएगा, वो इसको ऐसा लिख देगा कि x शुड बी ग्रेटर देन tan 2, which is incorrect. The correct answer is x belongs to 5, no solution। क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अब आपको कह रहा है कि भाई tan इनवर्स की वैल्यू 2 से ज्यादा चाहिए। आप सोच के तो यार ग्राफ में π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो tan इनवर्स की रेंज ही -1.57 से 1.57 है। tan इनवर्स आपको आउटपुट ही -1.57 से 1.57 तक दे सकता है। तो tan इनवर्स की वैल्यू आखिर 2 से बड़ी कब आ सकती है, आ ही नहीं सकती। तो आंसर इज नो सोल्यूशन, है ना। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ, और छोटा सा एक इसमें लॉग डाल दिया गया परेशान करने के लिए। एक और देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले देखिए कोई छोटा क्वेश्चन है बच्चों, एक पहले ये वाला कर लेते हैं ना, वो फिर लास्ट में करेंगे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पहले इसको देख लेते हैं। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इनइक्वालिटी अगेन फॉर x। आपको x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है कि cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बच्चों cot इनवर्स, पूरे क्वेश्चन में cot इनवर्स ही चल रहा है, तो इसको t मान लीजिए। तो ये बन जाएगा t² - 5t + 6। साइन स्कीम 2, 3, ठीक है। यहां से बच्चों आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, t इज लेस देन 2 और t इज ग्रेटर देन 3, है ना। या तो t 2 से छोटा है या t की वैल्यू 3 से बड़ी है। केस 1। अच्छा, t मतलब हुआ cot इनवर्स, तो आपके पास दो ऑप्शन आएगी, cot इनवर्स x इज लेस देन 2 और cot इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 3।
ये दो ऑप्शन है ना। इनफैक्ट केसेस की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप ग्राफिकली 2 मिनट में कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स। अगर कहीं बना हो तो उठा लेते हैं पिछले से, ये बना हुआ है, इसको कॉपी कर देता हूँ मैं। तो ये बच्चे हमने कॉट इनवर्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसने बोला है कॉट इनवर्स की वैल्यू, कॉट इनवर्स की वैल्यू या तो 2 से छोटी हो। तो देखते हैं यहाँ पे 2 कहां पर आएगा। देखो 2 विल बी समवेयर हियर, 2 यहाँ पे होगा ना, पाई बाय 2 से थोड़ा सा ऊपर। और 3 कहां पर होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3 विल बी समवेयर हियर। ये 3 है, ये 2 है। अगर हम 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, मतलब कॉट इनवर्स का आउटपुट 3 कब आएगा, तो वो तो आएगा कॉट 3 के ऊपर। तो बच्चों ये वाला तो पोर्शन हो गया कॉट 3। अगर आप इसी तरह से 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, तो ये वाला जो पोर्शन आया ये आ गया आपका, मैं 0 को साफ कर रहा हूँ यहाँ से भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 0 को मैं इधर लिख देता हूँ। और ये जो वैल्यू आई आपकी 2 कब आएगी, कॉट इनवर्स का आउटपुट 2 कब आएगा, कॉट 2 के ऊपर। ये वैल्यू कॉट 2। आपको चाहिए कॉट इनवर्स का आउटपुट 2 से छोटा हो। अब 2 से छोटा आउटपुट हो तो वो कहां पर होगा, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आप देखो ध्यान से यहां तक का जो पोर्शन है, यहाँ पे कॉट इनवर्स का आउटपुट 2 से छोटा आएगा। अच्छा, कॉट इनवर्स का आउटपुट 3 से ज्यादा कब आएगा, तो इस पोर्शन में कॉट इनवर्स का आउटपुट 3 से ज्यादा आ रहा होगा, दिस पोर्शन। So therefore, your final answer becomes x belongs to माइनस इंफिनिटी से लेके cot 3 यूनियन cot 2 से लेकर इंफिनिटी। ध्यान रखिए cot 3 की वैल्यू cot 2 से छोटी होगी। ये पहले भी हम देख चुके कि यदि फंक्शन fx जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो फिर if a is smaller than b, this implies f of a will be greater than f of b। वो मुझे इस ग्राफ में दिख भी रहा है कि cot 3 will be smaller than cot 2, although 3 is greater than 2, cot 3 छोटा होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा ये चीज होती है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द प्रॉब्लम। सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान रखिए ग्राफ्स जितने स्ट्रॉन्ग आपको पता होंगे, कंसेप्चुअली जितना साउंड रहोगे इस चैप्टर में, उतना एडवांटेज है। स्कोरिंग साइड पर है चैप्टर, हम इसको वापस से जेई एडवांस से ऊपर लेवल तक पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल आसान होता है, कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। चलो बच्चों, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। You to solve the system of inequalities involving inverse circular functions। अच्छा, सिस्टम है मतलब आपको ऐसी x की वैल्यू चाहिए जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले ऊपर वाली को देखते हैं। इसको बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बना देना, है ना। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। राइट इट एज tan इनवर्स x, ये चलो रहने दो, आर्क tan तो लिखा ही हुआ था ना, कोई दिक्कत नहीं थी। आर्क tan मतलब tan इनवर्स होता है, तो ये tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 3 tan inverse x plus 2 greater than 0। Now, as in the previous question, I assume that t is equal to tan inverse x. So therefore, साइन स्कीम बना लो, एक बनेगा 1 2, therefore t should be smaller than 1 or t should be greater than 2, which implies ठीक है। अब बच्चों यदि आप tan इनवर्स x का ग्राफ देखें, तो अभी हमने देखा था कि ये tan इनवर्स x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। tan इनवर्स x तो पाई बाय 2 से छोटा होता है, द रेंज ऑफ tan इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x कैन नॉट एक्सीड
इट इज इम्पॉसिबल। द ओनली ऑप्शन इज tan इनवर्स x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अब यदि आप tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, तो tan इनवर्स में ये वैल्यू आती है 1, ये है π/2, दिस वैल्यू इज 1। 1 पे tan इनवर्स का आउटपुट 1 कब आएगा? tan 1 के ऊपर। तो बच्चों आपको चाहिए कि tan इनवर्स x का आउटपुट 1 से छोटा है। tan इनवर्स की वैल्यू 1 आती है tan 1 रखने पर, तो इसका मतलब मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए। सो देयरफॉर दिस tan इनवर्स x लेस देन 1 implies कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से tan 1। ये आपकी फर्स्ट इनइक्वेशन है, फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब मुझे सेकंड इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और फिर फर्स्ट और सेकंड में कॉमन वैल्यूज बतानी है। सेकंड सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने फंक्शंस वाली शीट में भी दिया था। तो चलो पहले अब इसको हैंडल करते हैं कि आप कैसे डील करोगे। तो बच्चों हम ग्राफिकली देख रहे हैं। पहला ग्राफ हम बना रहे हैं y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x। ठीक है, इसका ग्राफ देख रहे हैं। इसके लिए आपने क्या करा, sin इनवर्स x का ग्राफ बना दिया। फिर आपने चेक करा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पे अंदर इंटीजर बनेगा। तो मुझे पता चला यार, एक तो ये sin 1 पे बनेगा, और sin 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर। फिर एक 0 पे इंटीजर बनता है, फिर एक -1 पे बनेगा, तब -sin 1। -sin 1 पे इसकी वैल्यू आती है -1। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स का जो आउटपुट है, साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो -1.57 से 1.57 है, -π/2 से π/2 है। तो इसका आउटपुट इंटीजर कब आ सकता है? साइन इनवर्स की इनपुट इंटीजर कब बन सकता है? ये इंटीजर तभी तो बन सकता है कि -1 हो जाए या फिर 1 हो जाए। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ये ग्राफ बनाना आप जानते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। यहां से यहां तक ये ग्राफ बनेगा। फिर जब x की वैल्यू sin 1 से 1 होगी, साइन इनवर्स का आउटपुट 1 से π/2 आ रहा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगी। फिर जब आप x की वैल्यू -sin 1 से 0 रखेंगे, तो साइन इनवर्स x का आउटपुट -1 से 0 आ रहा होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी -1। 0 पे सही वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सॉलिड सर्कल, यहाँ हॉलो सर्कल। उसके बाद फिर जब आप -1 से -sin 1 तक की वैल्यू रखेंगे, तो साइन इनवर्स का आउटपुट आएगा -1 से -π/2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ध्यान से देखिएगा -2 आ जाएगा। दिस विल बी -2। तो ये जो बच्चों ग्रीन वाला ग्राफ बना है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x। इसी तरह से अब वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x। उसके लिए पहले cos इनवर्स का ग्राफ बना दिया। cos इनवर्स में देखिए, ये वाली वैल्यू आपकी आएगी पहले 3। आउटपुट में इंटीजर कब आता है? cos इनवर्स में 3। फिर आता है आउटपुट में 2, फिर आउटपुट में आएगा 1। π/2 से थोड़ा हिसाब लगा लेना, π/2 के 2 ऊपर होगा और 1 नीचे होगा, तो इस तरह से वैल्यूज मार्क कर ली। अब लॉजिकली सोचिए, वैल्यू 1 कब आती है? cos 1 पे। वैल्यू 2 कब आएगी? cos 2। वैल्यू 3 कब आएगी? cos 3। ठीक है, अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। cos 1 से 1 के बीच में जब आप वैल्यू डालोगे, तो cos इनवर्स का आउटपुट आएगा 0 से 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे हॉलो सर्कल।
फिर जब आप cos 2 से लेके cos 1 तक की वैल्यू डालेंगे तो cos इनवर्स का आउटपुट आएगा 1। फिर जब आप cos 3 से cos 2 तक की वैल्यू डालेंगे तो cos इनवर्स का आउटपुट आएगा 2 से 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 2। और फिर 3 से पाई के बीच में दिस वैल्यू विल बी 3। तो बच्चों ये जो ऑरेंज ग्राफ बना दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब वी आर एक्चुअली सपोज टू सॉल्व कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x। इसका मतलब हुआ कि कौन से इंटरवल में sin इनवर्स x का ग्राफ cos इनवर्स x से ग्राफ से ऊपर आएगा। द ग्राफ लाइज अबव। है ना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स एक्स के ग्राफ के ऊपर। नाउ थिंक अबाउट दिस लॉजिकली। अगर आप यहां से यहां तक का इंटरवल देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये हरे वाला ग्राफ है। आप देख सकते हो ये तो एक्स एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, जबकि cos इनवर्स में ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। मतलब cos इनवर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ज्यादा वैल्यूज दे रहा है, बड़ा आउटपुट दे रहा है, जबकि साइन इनवर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता कि साइन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स से ऊपर आ जाए। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से 0 तो आंसर हो ही नहीं सकता। दिस इंटरवल इज क्लियरली रूल्ड आउट, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। अब चलते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1। अच्छा 0 से 1 बच्चों अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो साइन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 आ रही है। ये हरा वाला ग्राफ भी एक्स एक्सिस पर है और ये ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर है। उसके बाद ये हरे वाला ग्राफ ऊपर हो गया और ऑरेंज वाला ग्राफ नीचे आ गया। और ये जो भी गेम चल रहा है ये cos 1 और sin 1 के अबाउट चल रहा है। तो एक तो पहले हम ये देखते हैं कि यार ये sin 1 बड़ा होता है cos 1 बड़ा होता है। लेट्स थिंक अबाउट दिस कि sin 1 मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे cos 1 इधर आएगा या आगे आएगा, ये मुझे चेक करना है ना। तो आपको चेक करना है बच्चों की sin 1 बड़ा है या cos 1 बड़ा है। यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, थिंक लॉजिकली। sin 1 और दूसरा बच्चों है sin cos 1 को हम लिख सकते हैं π/2 - 1। नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली sin 0.57। तो अब क्वेश्चन है कि साइन 1 बड़ा होगा या साइन 0.57 बड़ा होगा। आप जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है 0 से लेके π/2 तक। y इक्वल टू साइन एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो 0.57 तो यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पर आया होगा, तो क्लियरली दिख रहा है साइन 1 इज ग्रेटर देन दिस। सो देयरफॉर साइन 1 इज ग्रेटर देन cos 1, विच मीन्स कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो cos 1 यहाँ पे कहीं है, दिस वैल्यू इज cos 1। ये वाली वैल्यू आपकी cos 1 है और ये sin 1 है। cos 1 के पहले तक, नाउ लुक एट दिस ऑरेंज ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x के ग्राफ को देखिए। cos 1 के पहले तक, बिफोर cos 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x की वैल्यू +1 आ रही है, ग्राफ ऊपर है, जबकि ये बेचारा ग्रीन वाला ग्राफ तो x एक्सिस पे है। तो इसका मतलब कौन से पोर्शन में sin इनवर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर से ऊपर आ जाएगा। क्लियरली दिस वैल्यू इज sin 1। sin 1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम बिकम्स therefore x belongs to sin 1। इनफैक्ट sin 1 पे भी आंसर आ जाएगा, तो sin 1 पे क्लोज कर दीजिए। sin 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर sin इनवर्स x की वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे sin 1 यहाँ पर होगा तो ये वैल्यू 0 आएगी। sin 1 से लेके 1 तक वैल्यूज होगी। ये हो गई
सेकेंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करनी, आपको अब ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा कॉमन होगा। माइनस इन्फिनिटी से tan 1 और एक है sin 1 से इन्फिनिटी। इन दोनों में बच्चों कौन सी वैल्यू बड़ी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो लेट्स प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपका हो गया sin 1, एक हो गया 1। एक मुझे ये वाली कंडीशन तो बता रही है कि sin 1 से लेके 1 तक होना चाहिए, और पहले वाली इनइक्वालिटी कह रही थी कि माइनस इन्फिनिटी से tan 1 तक होना चाहिए। अब बच्चों सवाल उठता है कि tan 1 है कहाँ पे। tan 1 इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, या 1 से बड़ा है, या sin 1 से छोटा है, ये मुझे चेक करना है। तो नाउ लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट केयरफुली। tan x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो क्लियर है कि y इक्वल टू tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट। tan therefore tan 1 should be greater than tan pi by 4। सोच के देखिए, पाई बाय 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.78। तो tan 1 डेफिनेटली tan पाई बाय 4 से बड़ा होगा, क्योंकि tan x इंक्रीजिंग है तो इसका इनपुट 1 है, इसका इनपुट पाई बाय 4 है, 1 पाई बाय 4 से बड़ा होता है, तो इसलिए tan 1 इज ग्रेटर देन tan पाई बाय 4, एंड दिस इंप्लाइज tan 1 विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब tan 1 यहाँ पे आया होगा। और सेकेंड इक्वेशन आपकी बन रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके tan 1 तक। तो अब दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ जाएंगी। x बिलोंग्स टू sin 1 से 1, which is the answer। इट वाज अ डिसेंट क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली देखो क्वेश्चन में वैसे इंडिविजुअली देखे तो ज्यादा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडा नहीं है। थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एनालिसिस हुआ है कि साइन 1 बड़ा होगा या कॉस 1 बड़ा होगा या tan 1 बड़ा होगा, तो मतलब tan 1 की वैल्यू कहाँ पर होगी। तो एक हमने साइन 1 cos 1 tan 1 का आपस में कंपैरिजन किया है। अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो cos 1 की जो वैल्यू होती है वो और पीछे आई होगी, है ना। द वैल्यू ऑफ cos 1 विल बी समवेयर हियर, क्योंकि जरूरत नहीं इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। cos 1 यहाँ पे कहीं आया होगा आपका, cos 1 इधर, फिर sin 1 और फिर tan 1। सबसे बड़ा tan 1 है तीनों में। तो एक ये थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस था ऑफ cos 1 sin 1 एंड tan 1। बाकी ग्राफिकल इन इक्वेशंस तो आप समझते हैं सॉल्व कैसे करते हैं ग्राफ से। जो ग्राफ ऊपर है वो ग्रेटर देन की तरफ होना चाहिए, तो हमने ग्राफ से लॉजिकली सोचा। लेफ्ट साइड पे साइन इनवर्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे था, तो इसका तो बड़ा होने का मतलब ही नहीं उठता। ऑरेंज वाला ग्राफ क्लियरली बड़ा है, हरे वाला ग्राफ नीचे है, तो ये वाला इंटरवल तो हट ही गया था, जीरो माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला। इनफैक्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि लेट्स राइट इट एज -1 to 0 डोमेन की वजह से। तो ये वाला ऑप्शन तो रूल्ड आउट ही हो गया था। अब उसके आगे हमको ये भी दिख रहा था कि cos 1 के बाद ये ग्राफ एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है, और sin 1 के बाद ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है। आपको यही तो बताना था कि कब साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर आ जाएगा, हरे वाला ग्राफ कब ऊपर बनेगा। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया कि कौन सा ग्राफ ऊपर आता है, एंड देन यू कुड सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलो गाइस फिर आज यहीं तक करते हैं। cos 1 बड़ा आ रहा है कैलकुलेटर पे, बेटा होना तो नहीं चाहिए। तुम 1 डिग्री तो नहीं चेक कर रहे हो। cos 1 डिग्री की वैल्यू बड़ी हो सकती है, हम रेडियंस में काम कर रहे हैं पूरा, है ना। ये चेक कर लेना देव। तो देव का एक डाउट है कि भाई cos 1 की वैल्यू बड़ी आ रही है कैलकुलेटर पे। भाई आदमी और कैलकुलेटर में ये फर्क होता है कि कैलकुलेटर बेचारा डिग्री और रेडियंस नहीं समझ पाता, अपन समझते हैं। तो दीज वैल्यूज आर इन रेडियंस। जब भी आप नंबर लाइन पे कोई एंगल मार्क करेंगे तो वो रेडियंस में ही करते हैं। रेडियंस में कन्वर्जन का बेसिस ही होता है। भाई हमने क्यों ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री से रेडियन में क्यों कन्वर्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कन्वर्ट करने का, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को डिग्रीज में रेडियंस में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आप रेडियंस को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। 1 रेडियन, 2 रेडियन, पाई रेडियन, इन सबको प्लॉट कर सकते हो नंबर लाइन पे। डिग्रीज को नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट कर सकते। ठीक है,
तो cos 1 डिग्री डेफिनेटली बड़ा होगा sin 1 डिग्री से, लेकिन हम यहाँ पे रेडियंस की बात कर रहे हैं। sin 1 रेडियन विल बी ग्रेटर देन cos 1 रेडियन, और ये लॉजिकली दिख भी रहा है आपको यहाँ से। ठीक है गाइस, तो चलो आज यहीं तक का काम करना है, और दिस वाज बेसिकली द वार्म अप। एक होमवर्क है, होमवर्क से आप कोशिश करिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ईमानदारी से पूरा काम करें। तो योर होमवर्क विल बी ट्यूटोरियल शीट नंबर 1, जो अभी मैं पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप पे। कोशिश करिएगा कल तक इसको ट्राई कर लें। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी क्लास में कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में करें, मतलब ये सारे क्वेश्चन ट्यूटोरियल शीट के ही हैं। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। बाकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड है कि भाई ग्रुपिंग करनी है, मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड है, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए छोड़ रखे हैं, तो उनको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अटेम्प्ट दिस शीट थॉरली बाय टुमारो बिफोर द क्लास। ठीक है, तो फिर कल हम इसमें आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे ट्यूटोरियल शीट्स के। तो आगे से हम यही करेंगे, ट्यूटोरियल शीट को क्लास में ही कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। एंड टू सेव द टाइम, to save the time, I'll also keep the solutions with myself, जैसे कि वो जल्दी जल्दी आपको समझा दूं, फिर मैं सॉल्यूशंस को ऐप के ऊपर 2 दिन के लिए अपलोड कर दूंगा। 2 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करिएगा कि उन सॉल्यूशन से अपने रजिस्टर में या नोट्स में ऐड कर लें चीज़ों को। ठीक है गाइस, तो चलो फिर टेक केयर एंड विल मीट ऑन वेंसडे। चलो, थैंक यू सर।